नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देख रिया, उसके बहकावे में आकर तू ऐसा वैसा कुछ करने की मत सोचना। मुकुल अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी वक्त है, संभल जा। ट्रेन में बैठी रिया के कानों में रचना दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल देता था। कुछ देर पहले रिया का रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और रचना दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है। ये बात जब घर वालों को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। मैं बताऊं या ना बताऊं, यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अलसुबह आंख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था रचना दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती, उतनी ही दृढ़ता से बिंदास रिया 2 कदम मुकुल की ओर बढ़ा देती। रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो मुकुल ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है, वह जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। रिया के ये फिल्मी संवाद सुन रचना अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर, उसे घर बुलाकर सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों रिया पापा से बात करने की हिम्मत न जुटा पाई। उस वक्त मुकुल द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया और दीदी की कही बातें उसे एकदम खोखली लगी थीं। मुकुल के केयरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई जब रचना दीदी के जोर डालने पर उसने मुकुल को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में रिया को गले लगा लिया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता है। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते मुकुल के साथ वह आ गई। घर छोड़कर आते समय रिया का मनोबल चरम पर था। रास्ते में मुकुल ने बताया कि वे लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वह रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। विचारों में डूबती उतरती रिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो मुकुल अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली रिया का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आईं, माथे पर पसीने की बूंदें छुछुहा आई थीं। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला पर मोबाइल कहीं नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? सहसा एक आवाज ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक युवती सामने वाली सीट पर बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? हाँ, मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, मैं अपना मोबाइल ही ढूंढ रही थी। आपने देखा क्या? रिया ने पूछा तो वह बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न रिया को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया है। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती रिया को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। रिया यह सुन शर्म से गड़ गई। उसे मुकुल पर बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूं, कहकर रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पांव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा मुकुल मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हजार का तो होगा ही। डर था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और क्या क्या है उसके पास अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ न कुछ तो लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतजाम रखना, मेरी जिम्मेदारी केवल वहां तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोलीं तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चिरपरिचित चेहरा दिखा। तुम ठीक तो हो ना? उसने जैसे ही पूछा, रिया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुन रिया फपक पड़ी। देखो, वह लड़का ठीक नहीं है। ये शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूं कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। रिया ने आश्चर्य और शंकित नजरों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम नंदिनी है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी मुकुल का जो चेहरा वह अभी अभी देख कर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। नंदिनी की बातों का प्रभाव रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे। उसने अधिकार से कहा तो रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, यह ध्यान से सुनो। वह रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि यह उसे बुला रही है। और हां, अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा नंदिनी ने समझाया। कुछ देर बाद ही मुकुल उस कंपार्टमेंट में आया तो रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे मुकुल? मैं कितना डर गई थी मालूम है तुम्हें। मुकुल उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा। रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस मुकुल की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था, अब उनमें मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वह अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कतापूर्वक मुकुल इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूं। क्या? भौचक्का सा वह बोला तो रिया ने कहा, जानते हो, पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वे भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। रिया के इस खुलासे से मुकुल का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था कि कहीं फोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो। न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो? मैं जानती हूं, वह तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि मुकुल कुछ और पूछता, रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और मुकुल के गाल पर तेज आवाज के साथ झन्नाटेदार चांटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। मुकुल का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटी भी आ गया। उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो बड़े इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार हैं। दरअसल ये हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। मुकुल के चेहरे की हवायां उड़ने लगी थीं। देखिए मैडम, यह फर्स्ट क्लास का डब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती। टीटी के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूं कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने मुकुल की जेबें खंगालते हुए रिया का मोबाइल निकाल लिया। मुकुल सकते में था, पासा यूं पलट जाएगा, उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तुरत फुरत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसीपी नंदिनी पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटी सहित रिया भी अचंभे में पड़ गई। टीटी हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसीपी नंदिनी ने अर्जुन से कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूं आपको आगे क्या करना है। और हां, जरा इसे समझाना और खुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में न आए। हंगामे के बीच मुकुल को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही। तभी नंदिनी ने सांत्वना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वह नंदिनी के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर नंदिनी हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें? यह तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसकी बचनी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूप में। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भागकर आई हो।
ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थीं। किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। अलबत्ता वह लड़का ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वह लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वह बाहर गया तो मैंने अर्जुन से बात करके उस पर नज़र रखने को कहा। इसीलिए जब तुम वॉशरूम गई तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज के ज़माने में ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती है। ज़रा सोचो, अगर वह अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता। तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद जिंदगी दूभर हो जाती। रिया सब सोचकर एक बारगी फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। कुछ खोई हुई सी वह बोली। देखो रिया, सवाल यह नहीं है कि तुम सबसे कैसे नजरें मिलाओगी, यह सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नजरें मिलाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नजरें मिलाने के लिए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को यह खुशी दो जिससे तुम्हारा यह सफर न तुम्हें और न कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। नंदिनी की बातों का असर रिया की चुप्पी में दिखा। मन ही मन वह आत्ममंथन करती रही। मानसिक रूप से थकी रिया कब सो गई पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से आंखें खुलीं। सामने पापा को देख वह छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपटी। साथ आई रचना भी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे, पापा नंदिनी से बोल रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर नंदिनी ने रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी उड़ान को पंख देंगे, इस सफ़र को भूलते हुए आगे की जिंदगी में इसका साथ देंगे, न कि इस सफ़र का बार बार उल्लेख कर इसकी आगे की जिंदगी को दूभर बनाएंगे। मैं वादा करता हूं कि रिया की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी रिया से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पापा, आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। मैं भी नंदिनी दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। नंदिनी के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित रिया पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली तो पापा और रचना ने उसे प्यार से थाम लिया। नंदिनी समझ गई कि अब सही माने में रिया भंवर से बाहर निकल चुकी है। उसके होठों पर तसल्ली भरी स्मित रेखा थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें। धन्यवाद।